रामपुर का घाट घने कोहरे की सफेद चादर में पूरी तरह दफन हो चुका था। रईसों की हवेलियों के रोशनदानों से गर्म हवा बाहर आ रही थी और भीतर हीटर की लाल रोशनी चमक रही थी। लेकिन माधव की कच्ची कोठरी में सर्द हवा दीवारों की दरारों से होकर सीधे जिगर तक वार कर रही थी। माधव के पास ओढ़ने के लिए केवल एक फटी हुई शाल थी, जिसे वह और उसका परिवार बारी बारी से इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी राधा एक पुरानी सूती साड़ी की कई परतें बनाए चूल्हे के सामने बैठी थी, जिसमें अब राख ठंडी हो चुकी थी। माधव जी, आप घाट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाहर कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। और देखिए, घर के डिब्बे खाली पड़े हैं। कल रात बच्चों ने बस उबला हुआ पानी पीकर अपनी भूख मिटाई थी। राधा, मैं क्या कर सकता हूँ? ठाकुर गजेंद्र सिंह को बहाने सुनने की आदत नहीं है। अगर आज मैं समय पर कढ़ाई पर नहीं पहुंचा तो वह मेरी बची हुई दिहाड़ी भी रोक लेगा। तुम्हें पता है ना, उसकी दुकान के केसरिया दूध के बिना शहर के लोगों की नींद नहीं खुलती। आज हर हाल में मुझे जाकर पैसे लाने ही होंगे। तभी उनका 8 साल का बेटा गोलू अपनी छोटी बहन मीठी के साथ कोने में पड़ी चटाई से उठकर आता है। उनकी आंखें ठंड और भूख से अंदर धंसी हुई थीं। पिताजी, रात में फर्श बहुत ठंडा हो जाता है। मुझे और मीठी को नींद नहीं आती। मेरे पैरों की उंगलियां सूज गई हैं। प्लीज, आज जब आप वापस आना तो हमारे लिए पैरों में पहनने को गर्म मोजे और जूते ले आना। प्लीज पिताजी। हाँ पिताजी, और मेरे पास स्कूल पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है। मुझे ठंड में ठिठुरते देख सब हंसते हैं। अगर आप जूते और थोड़ा राशन ले आए तो मैं आपसे गुड़िया नहीं मांगूंगी। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। वह अपने बच्चों के नीले पड़ चुके होठों को देखता है। उसके पास उन्हें देने के लिए न तो गर्माहट थी और न ही पेट भर खाना। वह अपनी बेबसी को एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपा लेता है, अपनी आंखों की नमी को पलकों में ही रोक लेता है। माधव मजबूरी से भरी उम्मीद अपनी आवाज को भारी करते हुए, हाँ, मेरे राजकुमार गोलू और मेरी प्यारी मीठी, तुम फिक्र मत करो। मैं आज ठाकुर से लड़कर पैसे लाऊंगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए ऊनी मोजे, जूते और ढेर सारा खाने का सामान लेकर आऊंगा। तुम दोनों अपनी माँ के पास चिपक कर बैठो। वह अपनी पत्नी की ओर देखता है, जिसकी आंखों में सवाल और निराशा दोनों थे। वह बिना पीछे मुड़े कोठरी से बाहर निकल जाता है, कोहरे में तेजी से राधा की खामोशी और बच्चों की उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए। ठाकुर गजेंद्र सिंह की दुकान शाही मिष्ठान भंडार शहर के मुख्य घाट पर सबसे प्रसिद्ध थी। इतनी ठंड के बावजूद दुकान के आगे ग्राहकों की कतार लगी थी। माधव के हाथों में दूध काढ़ने और उसे मलाईदार बनाने का जादुई हुनर था। माधव अनपढ़ था, लेकिन मसालों और दूध का सही मेल उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। ए माधव, क्या नवाबों की चाल चल रहा है? 6:15 हो गए, आज फिर लेट आया है। तुझे पता है ना कि मेरी कढ़ाई में दूध उबलना कब शुरू होना चाहिए? अगर आज तूने हाथ चलाने में सुस्ती दिखाई तो तेरी हफ्ते भर की पगार जब्त कर लूंगा। क्षमा कर दीजिए मालिक, कोहरा इतना ज्यादा था कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और बच्चों को थोड़ी देर रजाई में लपेटना पड़ा। मैं कसम खाता हूँ, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कसमें रहने दे और कढ़ाई संभाल। तेरी कसमों से गले में नोट नहीं आएंगे। देख, ग्राहक ठंड में ठिठुर रहे हैं। यह सब तेरे हाथ का दूध पीने आए हैं। जल्दी कर, तेरे हाथ में स्वाद है पर तेरी नीयत में खोट है। हाँ, चला। माधव ठंड को भूलकर भारी कढ़ाई में दूध पलटने लगता है। केसर और इलायची की महक पूरे घाट पर फैल जाती है। वह लगातार भारी पलटा चलाता रहा। उसके हाथ आग की तपिश और हवा की ठंड के बीच सुन्न हो रहे थे। माधव खामोशी से अपना काम करता रहा। वह उस दिन बिना अन्न का एक दाना खाए भूखे पेट दोपहर तक कड़ाही के पास खड़ा रहा। मालिक, आज के दिन की मजदूरी और मेरा पिछला बकाया हिसाब अगर आप दे दें तो बड़ी कृपा होगी। घर में राशन और बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले जाने हैं। हाँ हाँ, पैसे मैं जानता हूँ, पर आज नहीं। आज मुझे शहर से खोया मंगवाना है, इसलिए कैश कम है। मैं तुझे कल पक्का दे दूंगा। वैसे भी तुम लोग एक दिन भूखे रह भी लोगे तो मर नहीं जाओगे। प्लीज मालिक, कल नहीं। मेरी बेटी मीठी ठंड से बीमार हो रही है। उसके पास पहनने को कुछ नहीं है। प्लीज थोड़ा ही दे दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। घर में आज पकाने के लिए चावल का एक दाना भी नहीं है। नाटक
तुम गरीबों को नाटक करना खूब आता है। जा, यहाँ से दफा हो। इतने भी लाचार नहीं हो कि एक वक्त का इंतजाम न हो सके, और अगर तूने ज्यादा बहस की तो जो पुराना हिसाब है उसे भी भूल जाना। निकल यहां से। उसने लगभग उसे धक्के जैसा इशारा किया। माधव भारी मन से वहां से हट जाता है। उसके हाथ खाली थे और स्वाभिमान चकनाचूर हो चुका था। माधव अपने घर की गली के मोड़ पर कुछ देर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस मुंह से अपने बच्चों का सामना करे। आखिरकार उसने पत्थर दिल करके दरवाजा खोला। पिताजी, आप आ गए। जूते, मेरे जूते कहाँ हैं? क्या आप हमारे लिए गरम समोसे लाए हैं? माधव दर्द भरा झूठ। माफ करना मेरे बच्चों, आज बाजार जल्दी बंद हो गया। मालिक ने कहा कि कल सुबह सुबह पैसे देंगे। कल मैं पक्का सब कुछ लाऊंगा। बच्चे मायूस हो जाते हैं, पर अपनी आदत के अनुसार चुपचाप कोने में दुबक जाते हैं। जब बच्चे सुन नहीं रहे थे तो राधा उसके करीब आई। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। माधव जी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, पर कल का मैं देखती हूँ। आज घर में थोड़े से मुरमुरे और पानी है, उसी को उबाल कर बच्चों को दे देते हैं। वह रात कोहरे और पेट की आग के साथ गुजरी। माधव को पूरी रात छत की टपकती बूंदों को गिनते हुए जागना पड़ा। उसने तय कर लिया कि अब उसे ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उसे कुछ और तरकीब निकालनी होगी। पिछली रात की भूख और अपमान के बावजूद वह आज समय से पहले दुकान पर मौजूद था। उसका शरीर कमजोरी से झूल रहा था, लेकिन मन में एक जिद थी कि आज ठाकुर उसे उसका पूरा मेहनताना देगा। ठाकुर गजेंद्र सिंह। अरे वाह माधव, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? कल की डांट का असर लगता है। पर यह क्या, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? हाथ चला, मुझे काम चाहिए, तेरा रोना धोना नहीं। मालिक, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, पर मैं काम में कमी नहीं आने दूंगा। आज का दूध कल से भी ज्यादा गाढ़ा और स्वादिष्ट होगा। आप बस देखते जाइए। माधव जानता था कि अगर उसने जुबान चलाई तो ठाकुर पैसे रोक लेगा। उसने अपने गुस्से को दूध में घोंट दिया। थोड़ी देर में बादाम और केसर की महक से दुकान भर गई और भीड़ उमड़ने लगी। ठाकुर गजेंद्र सिंह। अरे भाई, मेरी तारीफ मत करो, यह सब मेरी पुरानी रेसिपी का कमाल है। यह माधव तो बस चमचा हिलाता है, असली जादू तो मेरे मसालों का है। पियो और सर्दी को भूल जाओ। वह माधव की तरफ हिकारत से देखता है। माधव पूरे दिन धुएं और भाप के बीच काम करता रहा। उसे हर बार ठाकुर के ताने सुनने पड़ते थे, जिनमें जहर और घमंड था। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। समय शाम के 8 बज चुके थे। दिन ढल गया था। माधव ने सारी हिम्मत बटोर कर ठाकुर के गल्ले के पास जाने का निर्णय लिया। उसकी पिछली बकाया राशि लगभग 600 रुपए थी और आज की दिहाड़ी अलग। उसे आज किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए थे। मालिक, मेरा आज का और पिछला हिसाब अगर आप चुकता कर दें। मेरे बच्चों के पैर ठंड में गल रहे हैं। मेरा कुल हिसाब RS600 बन रहा है और 2 दिन का मिलाकर RS1000। 1000? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी रकम मांगने की? तूने कभी सपने में भी 1000 रुपए देखे हैं? जा और सुन, मैं आज भी तेरे नखरे उठाने के मूड में नहीं हूं। ले, यह 100 रुपए रख। आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा चटर पटर मत कर। आज मुझे नया फर्नीचर मंगवाना है, मेरे पास चिल्लर नहीं है। क्या मालिक, ये क्या मजाक है? मेरे 1000 रुपए बकाया हैं और आप भीख की तरह 100 रुपए दे रहे हैं। मैं इतने पैसों में क्या खरीदूंगा? मोजे आएंगे या राशन? प्लीज। कम से कम 500 रुपए तो दे दीजिए। अबे, लेना है तो ले, वरना यह भी हाथ से जाएगा। जा, तुझे लगता है तू बहुत बड़ा कारीगर है। जितनी तेरी जुबान चलती है उतना काम नहीं होता। निकल, मेरी दुकान के सामने भीड़ मत लगा। माधव की आंखों में बेबसी की जगह अब अपमान की आग थी। वह 100 रुपए का नोट उठा लेता है। वह ईश्वर को कोसता है कि गरीब का कोई नहीं होता। वह जानता था कि ठाकुर जैसे बाहुबली से लड़कर वह जीत नहीं सकता। मात्र 100 रुपए लेकर माधव बाजार की तरफ दौड़ता है। उसकी पहली जरूरत थी आटा और दूसरी बच्चों के जूते। वह सबसे पहले राशन की दुकान पर जाता है। भाई साहब, ये सस्ता वाला चावल और दाल क्या भाव है? चावल ठंड में पेट भरने के लिए 60 रुपए किलो और दाल 80 रुपए किलो। माधव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 100 रुपए में तो मुश्किल से 1.5 किलो चावल और थोड़ा नमक ही आएगा। इतना महंगा?
वह सस्ती चीजों की तलाश में इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर शकरकंद बेचने वाले पर पड़ती है। भाई, ये शकरकंद कैसे दिए? शकरकंद 25 रुपए किलो ले जाओ भाई। थोड़े दाग वाले हैं पर मीठे हैं। माधव RS25 के शकरकंद लेता है और बाकी बचे R75 लेकर जूतों की दुकान की तरफ भागता है। बाजार में जूतों की दुकानें सजी थीं। रंग बिरंगे जूते और गरम मोजे देखकर माधव को गोलू और मीठी के ठिठुरते पैर याद आए। लेकिन दाम RS400, RS500, यहाँ तक कि प्लास्टिक के जूते भी RS200 के थे। मेरे पास तो सिर्फ 75 रुपए हैं, मैं क्या करूं? तभी उसे अपना पुराना लंगोटिया यार और मोची करीम दिखाई देता है, जिसकी फुटपाथ पर छोटी सी दुकान थी। वह दौड़कर उसके पास जाता है। करीम भाई, तू अभी तक बैठा है? क्या हाल है दोस्त? माधव, मेरे भाई, मैं ठीक हूँ। तू बता, इतनी रात गए और इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? कुछ चाहिए क्या? माधव, करीम भाई देख, बस इतने ही पैसे हैं। वह अपनी मुट्ठी खोलकर RS75 दिखाता है। मेरे बच्चे गोलू और मीठी, उनके पैर ठंड से सूज गए हैं। ठाकुर ने पैसे नहीं दिए। देख भाई, धंधा अपनी जगह है पर दोस्ती अपनी जगह है। मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, पर मेरे पास भी नए जूते नहीं हैं। प्लीज करीम, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, कोई भी पुराना सिला हुआ जूता दे दे, मैं तुझे अगले हफ्ते पैसे दे दूंगा। मेरी हालत देख, मैं भीख मांगने की कगार पर हूँ। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? रुक। वह अपनी पोटली खोलता है और 2 जोड़ी पुराने लेकिन मजबूत पॉलिश किए हुए जूते निकालता है। ले, ये किसी अमीर के बच्चे के थे, मैंने मरम्मत कर दी है। यह रख। पैसे जब ठाकुर दे दे तब देना, और कभी दिक्कत हो तो करीम चाचा की दुकान खुली है। माधव का गला भर आता है। वह जूतों और शकरकंद को छाती से लगाकर घर की तरफ दौड़ता है। माधव कोठरी में जूते और शकरकंद लेकर दाखिल होता है। बच्चे खुशी से चिल्ला पड़ते हैं। पिताजी, जूते! अरे वाह, ये तो बिल्कुल नए जैसे हैं। थैंक यू पापा, अब मेरे पैर गरम रहेंगे। पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे जादूगर हो। माधव की आंखों में नमी आ जाती है। वह सोचता है, यह जादू मेरा नहीं, मेरे दोस्त की दरिया दिली का है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर ये जूते और खाना सिर्फ RS100 में? ठाकुर ने सिर्फ सने दिए? नहीं राधा, ये मेरा दोस्त करीम, उसने उधार में जूते दे दिए। ऊपर वाले का शुक्र है। राधा शकरकंद को राख में दबाती है। बच्चे खुशी से नए पुराने जूते पहनकर रजाई में घुसते हैं। राधा अब गंभीर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। माधव जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ राधा, बोलो। आप उस राक्षस के यहाँ क्यों काम करते हैं जो आपकी कला की कद्र नहीं करता, जहाँ आपके बच्चों की ठंड और भूख का मजाक उड़ाया जाता है? क्या करूं राधा, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास दूध काटने के अलावा कोई हुनर नहीं है, वही मेरा सहारा है। तो आप अपनी खुद की रेहड़ी क्यों नहीं लगाते? आप दूसरे के लिए अपना हुनर क्यों बेच रहे हैं? आपके हाथ के दूध में वो बात है कि लोग ठाकुर की दुकान पर सिर्फ आपकी वजह से आते हैं। ये क्या कह रही हो राधा? रेहड़ी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? एक दिन का राशन नहीं है और तुम कड़ाही, दूध, बादाम और कोयले की बात कर रही हो? यह असंभव है। असंभव कुछ नहीं है। सुनिए, आपके 1000 रुपए से ज्यादा ठाकुर के पास बकाया है। कल आप जाइए और सीधे पूरे पैसे मांगिए। उसे कहिए कि अब आप गुलामी नहीं करेंगे। इतने पैसों से थोड़ा दूध और चीनी तो आ ही जाएगा। हम घाट के किनारे छोटी सी जगह देख लेंगे। ठाकुर मुझे पैसे नहीं देगा, वह मुझे कच्चा चबा जाएगा। पर तुम्हारी बात में सच्चाई है राधा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। कल मैं काम पर नहीं, अपना हक मांगने जाऊंगा। माधव अब सोने चला गया। बच्चों को आराम से सोता देख उसे सुकून मिला। लेकिन असली परीक्षा कल होनी थी। उसे शहर के सबसे रसूखदार आदमी से अपनी मेहनत की कमाई छीननी थी। यह लड़ाई उसके स्वाभिमान की थी। समय तीसरे दिन की सुबह 9 बजे। माधव आज काम के कपड़ों में नहीं, बल्कि अपने इरादों की पोशाक पहनकर गया था। उसके दिमाग में बस राधा की आवाज गूंज रही थी, अपना हक। वह जानता था कि यह इस दुकान पर उसका आखिरी कदम है। माधव सीधे काउंटर पर बैठे ठाकुर के पास जाकर बोलता है, ठाकुर साहब, मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। मेरा पिछला बकाया और परसों की दिहाड़ी मिलाकर 1000 होते हैं। मुझे अब आपकी नौकरी नहीं करनी, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ठाकुर गजेंद्र सिंह, जो हमेशा माधव को कीड़े मकोड़े की तरह देखता था, यह तेवर देखकर सन्न रह जाता है।
1000 रुपए तेरी औकात है मेरे सामने खड़े होकर आवाज ऊंची करने की। तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? क्या बकवास कर रहा है? जा, तेरी नौकरी खत्म, पर पैसे एक ढेला नहीं मिलेगा। माधव हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सिर उठाकर कहता है, मालिक, बेईमानी मत कीजिए। खून पसीना मेरा है। मैं जानता हूं मेरा 1000 बनता है। ठाकुर गजेंद्र गुस्से से लाल हो जाता है। वह गल्ले से RSO50 का एक नोट निकालकर माधव के मुंह पर फेंकता है। ले, आज के लिए यह 50 रुपए बहुत हैं, तेरी जैसी भिखारी औकात के लिए। और पिछला हिसाब वह जुर्माने में कट गया। जा, वरना पुलिस बुलाकर चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। निकल यहां से। माधव का चेहरा तमतमा जाता है। वह उसके नोट को नहीं उठाता। उसने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक भविष्यवाणी करता है। ठाकुर साहब, आप गरीब का पेट काट रहे हैं। मैं आपको श्राप नहीं, चेतावनी देता हूँ। ये आपकी दुकान का घमंड जल्द ही टूट जाएगा। आपको एक दिन इस दूध की कीमत समझ आएगी। माधव RS50 को वहीं धूल में छोड़कर बिना एक शब्द और कहे वहां से तेजी से निकल जाता है। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। तभी उसकी नजर नदी के उफनते बहाव पर पड़ी, जहां कुछ मछुआरे जान जोखिम में डालकर बहकर आई लकड़ियां पकड़ रहे थे। इस मौसम में सूखी लकड़ी सोने के भाव बिक रही थी। ये विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। लकड़ी, हाँ लकड़ी। दूध उबालने के लिए आग चाहिए और आग के लिए लकड़ी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर नदी तो सबकी है। मैं बहती लकड़ी पकड़कर उसे बेच सकता हूँ या अपने काम में ले सकता हूँ। वह तुरंत घाट की तरफ भागता है और देखता है कि एक बड़ा सा पेड़ का तना नदी की तेज धार में फंसा है। उसे निकालने के लिए लोग डर रहे थे। माधव जोर से बोलता है, मुझे यही करना होगा। माधव अपनी जान की परवाह किए बिना घाट के निचले हिस्से में उतरता है, जहां पानी गहरा और बर्फीला था। वहां नदी का माफिया और स्थानीय गुंडे भी लकड़ी पर कब्जा जमाए बैठे थे। तभी कालू, जो उस इलाके का दादा था, उसके पास आता है। घाट का गुंडा कालू, अबे ओ सूखे, कौन है तू? तुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा इलाका है। यहाँ से जो भी लकड़ी निकलेगी वो हमारी है। मैं माधव हूँ। मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। कालू हंसते हुए बोलता है, पेट भरना है तो जाकर भीख मांग। इस ठंडे पानी में उतरेगा तो निमोनिया से मर जाएगा, और अगर बच गया तो हम तोड़ देंगे। चल भाग यहाँ से। माधव जानता था कि यहाँ भी ताकतवर लोग उसका रास्ता रोकेंगे। वह चुपचाप पीछे हट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह रात होने का इंतजार करता है। तभी घर से एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आता है। तो भाई जल्दी घर चलो, मीठी बेहोश हो गई है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जल्दी चलो, जल्दी। माधव बदहवास होकर घर भागता है और मीठी को गोद में उठाकर सरकारी अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर चेक करते हुए गंभीर हो जाते हैं। इसे सीवियर निमोनिया है, ठंड लग गई है। इसे तुरंत ऑक्सीजन और महंगे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। कुल खर्चा 2000 रुपए आएगा। अभी के अभी 500 रुपए जमा कराओ, वरना हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। माधव के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। डॉक्टर साहब, प्लीज इलाज शुरू कीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कहीं से भी लाकर दूंगा। सरकारी अस्पताल में उधार नहीं चलता। दवाई बाहर से लानी होगी। जाओ, पैसों का इंतजाम करो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर साहब, ये 20 रुपए लीजिए। मैं रात तक बाकी पैसे ले आऊंगा। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर को उस पर तरस आ जाता है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, लेकिन सुबह तक पूरे पैसे चाहिए, वरना हम इसे यहाँ नहीं रख पाएंगे। डॉक्टर मीठी को ड्रिप लगाते हैं। माधव अस्पताल की ठंडी बेंच पर बैठकर सोचता है, अब RS 2000 कहाँ से आएंगे। माधव को कांपते हुए अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे नदी में फंसा वह विशाल तना याद आया, जिसकी कीमत बाजार में आराम से 8 से 3000 होगी। उसने सोचा, अगर मैं दिन में जाता हूं तो गुंडे मारेंगे, पर रात में इस घने कोहरे और अंधेरे में कोई नहीं देख पाएगा। पर वह पानी, वह मौत का दूसरा नाम है। पर बेटी की सांसों से ज्यादा कीमती क्या है? रात के 2 बजे, जब कोहरा सबसे घना था, माधव रस्सी लेकर घाट के सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंचता है। वह जानता था कि एक गलती और वह सीधा बह जाएगा। माधव घने अंधेरे और हड्डियों को गला देने वाली ठंड में नदी के किनारे खड़ा था। गुंडे सो रहे थे, इसीलिए रात ही उसका एकमात्र मौका थी। पानी का शोर किसी राक्षस की दहाड़ जैसा था। माधव, हे ईश्वर, मुझे माफ करना। मैं चोरी नहीं, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी बच्ची को बचाना है। मुझे ताकत दो। वह बर्फीले पानी में छलांग लगा देता है।
पानी इतना ठंडा था कि लगा जैसे हजारों सुइयां चुभ गई हों। वह तैरता हुआ उस फंसे हुए तने के पास पहुंचता है। लहरें उसे पत्थरों पर पटक रही थीं। उसने रस्सी तने से बांधी और अपनी कमर से फंसा ली। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर इंच दर इंच उस भारी लकड़ी को किनारे की तरफ खींचने लगा। उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। 1 घंटे की जानलेवा मशक्कत के बाद वह उस तने को किनारे पर लाने में कामयाब हो गया। वह ठंड से नीला पड़ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने सुबह होते ही उस लकड़ी को एक फर्नीचर वाले के पास पहुंचाया। लकड़ी की गुणवत्ता देखकर फर्नीचर वाला खुश हो गया और उसने माधव के हाथ में 3,000 रख दिए। माधव कांपते हाथों से नोट थामता है। शुक्रिया मालिक। वह गीले कपड़ों में ही अस्पताल दौड़ता है, 2,000 काउंटर पर जमा करता है और बाकी 1,000 का राशन और दवा लेकर राधा के पास पहुंचता है। राधा, रो मत, मीठी ठीक हो जाएगी। मैं जीत गया राधा। अब हमारे पास इलाज और धंधा दोनों के पैसे हैं। 3-4 दिन यही सिलसिला चला। माधव रात को रिस्क लेकर लकड़ियां पकड़ता और दिन में अस्पताल में रहता। मीठी की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह घर आ गई। गोलू भी खुश है। आपकी जिद और हिम्मत रंग लाई माधव। आपने ठाकुर की गुलामी से ज्यादा एक रात में कमा लिया। हाँ राधा, अब मीठी खतरे से बाहर है। और सुनो, मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2500 बचा लिए है। अब हम अपना काम शुरू करेंगे। लगभग 10 दिन बाद इधर माधव के जाने के बाद ठाकुर गजेंद्र सिंह ने एक नए कारीगर को काम पर रखा था, पर उसे मसालों का ज्ञान नहीं था। ठाकुर साहब, ये क्या दूध है? इसमें तो पानी मिला है। वो केसरिया स्वाद कहाँ गया? ये तो फीका है। पैसे वापस करो। हमें यह धोखेबाजी नहीं चाहिए। जब से वह पुराना कारीगर गया है, आपकी दुकान का स्वाद मर गया है। लगातार 1 हफ्ते तक ग्राहक आते, थूकते और गालियां देकर चले जाते। ठाकुर का धंधा आधा रह गया था। उसे अपनी अकड़ पर चोट लगती महसूस हो रही थी। अरे यह सब उस मनहूस माधव की वजह से हो रहा है। मेरी दुकान की बरकत ले गया। जब वह भीख मांगता हुआ आएगा तो मैं उसे जूतों की नोक पर रखूंगा। उधर माधव ने अपनी जमा पूंजी से एक पुरानी ठेला गाड़ी, पीतल की एक बड़ी कढ़ाई और असली कश्मीरी केसर खरीदा। अगली सुबह कोहरे और ठंड के बीच ठाकुर की दुकान से थोड़ी दूर घाट के मोड़ पर एक साफ सुथरा ठेला लगा था। ठेले पर लिखा था, माधव का स्पेशल केसरिया दूध, असली स्वाद, दिल से। अरे ये तो वही माधव है। यह तो ठाकुर के यहाँ जादू करता था। इसकी खुशबू तो वहीं खींच रही है। घाट पर आने वाले लोग पहचान गए और देखते ही देखते माधव के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। लोगों को वही गाढ़ा, मलाईदार और नट्स से भरा दूध वापस मिल गया था। वाह माधव भाई, तुम्हारा दूध पीकर तो आत्मा तृप्त हो गई। ठाकुर तो पानी पिला रहा था, असली कारीगर तो तुम हो। ठाकुर गजेंद्र यह देखकर जल भुनकर राख हो जाता है। उसकी दुकान खाली थी और माधव के ठेले पर मेला लगा था। वह गुस्से से कांपते हुए माधव के पास जाता है। माधव, ओ नम कह राम, माधव, ये क्या तमाशा है? मेरी दुकान के सामने दुकान खोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल, मेरा पुराना कारीगर वापस आ जा। मैं तुझे रोज के 200 रुपए दूंगा। माफ कीजिए ठाकुर साहब, अब मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं अब अपना मालिक खुद हूँ। 200 रुपए तो अब मैं 1 घंटे में कमा लेता हूँ। तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। यह दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। यह मेरी जमीन है, मेरा शहर है। कुछ महीनों बाद माधव का केसरिया दूध पूरे शहर में मशहूर हो गया। उसने घाट के पास ही एक छोटी पक्की दुकान किराए पर ले ली थी। उसने गोलू और मीठी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था और घर में अब रोज शाम को दावत होती थी। ठाकुर का धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका था। वह कर्ज में डूब गया था। उसने आखिरी चाल चलने की सोची। ये लो 5,000 रुपए। आज रात माधव की दुकान राख हो जानी चाहिए। नामो निशान मिटा दो उसका। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने शहर के 2 बदमाशों को 8 से 5,000 की सुपारी दी। रात 2:30 बजे ठाकुर के गुंडे माधव की दुकान के पीछे केरोसिन छिड़क रहे थे। तभी वहां सो रहे बोटमैन ने, जिन्हें माधव अक्सर मुफ्त में दूध पिलाता था, उन्हें देख लिया। कौन है वहां? पकड़ो इनको। नाविकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और गुंडों को घेर लिया। गुंडों की जमकर धुनाई हुई। अरे छोड़ दो, नहीं करेंगे। गांव वाले, तुम किसके आदमी हो? सच बताओ वरना पुलिस के हवाले करेंगे।
गुंडा डरते हुए कहा। ठाकुर गजेंद्र सिंह, उन्होंने पैसे दिए थे दुकान जलाने के लिए। पूरा शहर गुस्से में आ गया। पुलिस बुलाई गई और गवाहों के सामने गुंडों ने सब उगल दिया। ठाकुर गजेंद्र सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में कानून ने ठाकुर को कड़ी सजा सुनाई और माधव को मानसिक प्रताड़ना और नुकसान के भरपाई के लिए Rs 2 लाख का मुआवजा दिलवाया। माधव ने अपनी ईमानदारी, जानलेवा मेहनत और राधा के सही समय पर दिए गए सुझाव से अपनी तकदीर बदल दी थी। अब कोहरा हो या बारिश, माधव का केसरिया दूध हमेशा गुलजार रहता था। उसका उबलता दूध अब सिर्फ पेट नहीं भरता था, बल्कि हर गरीब को यह विश्वास दिलाता था कि मेहनत की आंच से किसी भी ठंड को हराया जा सकता है। यहीं पर कहानी कोहरे की धुंध और उबलता दूध समाप्त होती है। मैंने तो नाइट शिफ्ट यात्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया और आपने अगर नहीं किया तो अभी कर लो।